ये एक और एडिटोरियल आपको देखने को मिल जाता है, काम की इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी प्रीलिम्स के लिए भी फैक्ट मिलेंगे और मेंस के लिए भी। यहाँ पे बात हो रही है बिल्डिंग इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस विद वाटर एट द कोर। ठीक है, गिरिजा के भारत, एसके सरकार। अब ये राइटर के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे राइटर किस मैटर को उठा रहे हैं उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, लगातार हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ये कैसे फील किया जाए? तो ये कहते हैं कि आप पानी के जरिए फील कर सकते हैं। आप ये देखो कि क्लाइमेट चेंज का पानी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ग्राउंड वाटर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, समुद्र के स्तर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, खेतों में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से रियलिटी में एक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। और ये वाटर को लेकर बात पहले होनी चाहिए थी। तो राइटर साहब कहते हैं हम खुश हैं कि इस बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग हुई है 2025 नवंबर 2025 में सीओपी की मीटिंग हुई है ना, ये 30th सेशन था। कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के अंदर, बेलम में। ये थोड़ा सा याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। एक बार ब्राजील के अंदर एक मीटिंग हुई थी फोर्टलेजा में, और उसको लेकर सवाल बन गया था। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे तो ये बात कर रहे हैं ब्राजील के बेलम में जब ये डिस्कशन हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 के सेशन का, तो इस दौरान अभी हमने वाटर के ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा जोर दिया, जो जरूरी था कि अगर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट पड़ रहा है तो हमें थोड़ा सा वाटर के बारे में जानना होगा कि वाटर पे क्या असर पड़ रहा है। अब ये कैसे असर पड़ रहा है, आइए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आर्टिकल का बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया कि आर्टिकल डिस्कस करता है कि हाउ वाटर इज बिकमिंग सेंट्रल टू द क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज का कोई इंपैक्ट पड़ेगा, सीधा पानी पे असर पड़ेगा, और क्लाइमेट चेंज के लिए जो अभी आप रणनीति लेकर आएंगे वो भी सीधा यहाँ पर वाटर से ही एसोसिएटेड होंगी। ठीक, आगे आइए। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार क्यों और कैसे क्लाइमेट चेंज पानी से लिंक है। तो इसके पीछे उन्होंने मेजर कारण दिए हैं। नंबर 1 रीजन इज फ्लड्स। बाढ़ को देख लो भाई, जो क्लाइमेट चेंज है, लगातार टेम्परेचर के बदलने की वजह से रेनफॉल पैटर्न बिगड़ चुका है, बाढ़ आ जाती हैं, शहर डूब जाते हैं, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है। दूसरा ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ही, गर्मी पड़ने की वजह से ही कई सारी जगह पर सूखा पड़ने लगा है, एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, रूरल लाइवलीहुड पे असर पड़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोडक्शन नहीं होगा तो रूरल एरियाज में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तीसरा ग्लेशियल मेल्टिंग हो गया, हिमालयन रिवर सिस्टम को बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं लगातार और बर्फ पिघल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा इंपैक्ट सॉल्ट वाटर इंट्रूजन। जो खारा पानी है, ये खारा पानी ग्राउंड वाटर में जा रहा है, ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर रहा है, तो पीने के पानी में ये सॉल्ट आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। मॉनसून्स की जब बात कर रहे हैं तो मॉनसून से डिसरप्ट हो चुका है पूरा पैटर्न। अब मॉनसून अगर डिसरप्ट हो जाएगा, मॉनसून अगर सही तरीके से नहीं आएगा तो इससे सीधा सीधा क्रॉप्स के प्रोडक्शन के ऊपर में भी असर पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जब बारिश होनी थी बारिश हुई नहीं, जब नहीं होनी थी तब हो गई, तो फसल उस तरीके से ग्रो करेगी नहीं। अब फसल जब ग्रो नहीं की, इनफ मात्रा में नहीं हुई, तो आप देश में लोगों तक वो पहुंचाओगे कैसे? फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। फिर ये कह रहे हैं कि देखो इस तरीके से एसोसिएटेड है क्लाइमेट चेंज वाटर से। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, एग्जाम्पल सुनो, ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है और यहां से यूपीएससी का एक पीवाईक्यू भी है, आपको देखने को मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सवाल यह है कि आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लो भाई, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, आज हमारे दुनिया के अंदर में जो मीथेन एमिशन हो रहा है, मीथेन एमिशन क्या कर रहा है? ये भी क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है, यानी टेम्परेचर को गर्म कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है एक मीथेन। कार्बन एमिशन तो है ही, मीथेन ज़्यादा है। मीथेन और खतरनाक होता है, कुछ समय तक एनवायरमेंट में रहेगा, लेकिन ये कार्बन से ज़्यादा खतरनाक है। समझ रहे हैं? तो राइटर साहब कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी हो रही है ना, इससे आज 40% एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन हो रहा है। 40% तक मीथेन एमिशन केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। चावल आप लगाते हैं, चावल की खेती करते हैं, मीथेन यहाँ से एमिट होता है। लाइव स्टॉक फार्मिंग, गाय भैंस को पाल रहे हैं, यहाँ से मीथेन निकल रहा है। ऑर्गेनिक वेस्ट से मीथेन निकल रहा है। तो इसलिए जो पानी का मैनेजमेंट है ये बहुत ज़रूरी है हमारे क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वाटर का बहुत बड़ा रोल है। सही सटीक तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी फैक्टर है, ये याद थोड़ा सा याद रखिएगा कि आखिरकार जो एग्रीकल्चर है, क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि भाई खेतों से मीथेन कैसे रिलीज हो रहा है, वो भी 40% रिलीज हो रहा है। तो सुनो, मीथेन जिसको हम CH4 कहते हैं, एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है जो बेसिक तौर पे हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है और लगातार वातावरण को गर्म करती है। ठीक है, और आज के समय पर ये कार्बन से भी ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, थोड़े समय तक रहेगी एनवायरमेंट में, लेकिन डेंजरस बहुत है। अब चावल का कल्टीवेशन कैसे क्लाइमेट चेंज को प्रमोट कर रहा है, सुनो।
जो चावल के खेत आपने देखे होंगे कई बार, तो उसमें पानी भरा रहता है, वाटर लॉक फील्ड्स होते हैं, और इस फील्ड में ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, पानी भर के रखते हैं, है ना। तो नीचे इसके अंदर में जब पानी भर गया है तो नीचे की साइड ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन कम है तो उसमें पनपते हैं बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। ये बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, वहीं अंदर ही अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर नहीं है, लेकिन उस पानी के अंदर में ऑर्गेनिक मैटर्स को, जो ये वेस्ट वगैरह है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे मीथेन रिलीज होता है, और वो मीथेन जैसे रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाएगा। तो आप समझे, ये क्वेश्चन बन चुका है कि राइस का कल्टीवेशन किस तरीके से मीथेन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। तो ये उसके पीछे का प्रोसेस है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया का, समझे। अब सुनो दूसरा, अब बात आती है लाइव स्टॉक फार्मिंग की, तो ये कैसे मीथेन को प्रोड्यूस करता है। तो उसमें कुछ एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल गाय हो गई, भैंस हो गई, शीप, गोट्स, इनको हम बोलते हैं रोमिनेंट्स। रोमिनेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका जो स्टमक है वो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये कुछ भी खाते हैं तो उनका डाइजेशन प्रोसेस अलग तरीके से काम करता है, और इसी के लिए इनको रमन कहा जाता है। समझो क्या है मैटर। मान लो कोई भैंस है, भैंस ने यहाँ पर चारा खाया, अब खाने के बाद में, या गाय ने कोई चारा खाया, तो उसके पेट में अब डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के दौरान जो माइक्रोब्स हैं, ये माइक्रोब क्या करते हैं, प्लांट के मटेरियल को, ठीक है, यहां पर भी माइक्रोब का बड़ा रोल है, वो माइक्रोब इसके डाइजेशन में क्या कर रहे हैं, प्लांट के मटेरियल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे ब्रेक डाउन करेंगे इसमें से भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी, लेकिन अब वो मीथेन गैस गाय भैंस के पेट में स्टोर हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। अब वो जो गाय भैंस है जो भी है वो डेकार लेगी, ठीक है, या फिर फार्ट करेगी, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये जो मीथेन है वो रिलीज होता नजर आएगा। और इस डाइजेशन वाले प्रोसेस को, या इस तरीके से जो मीथेन रिलीज हो रहा है, इसको बोलते हैं एंट्रिक फर्मेंटेशन, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, यानी कि जो गाय भैंसों का गोबर है ना, उसके अलावा क्रॉप रेसिड्यूज हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारा वेस्ट निकल रहा है, तो ये भी जब डिकम्पोज होता है बिना ऑक्सीजन के, तो इसमें से भी मीथेन रिलीज होता है। तो याद रखिएगा, ये सब मीथेन रिलीज होने के प्रोसेस हैं। मीथेन मैटर इसलिए करता है क्योंकि मीथेन लगभग 28 गुना ज्यादा पावरफुल माना जाता है कार्बन से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत समय तक हीट को ट्रैप करके रख सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में, लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक। तो मीथेन को एग्रीकल्चर सेक्टर से रिमूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रिमूव ना करो तो कम तो कर सकते हो ना, रिड्यूस कर सकते हो। और रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लाइमेट नई स्ट्रेटेजीज पे काम करना होगा। और जैसी नई स्ट्रेटेजी पे हम काम करेंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट चेंज में बड़ा बदलाव आएगा, यानी क्लाइमेट चेंज पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहां से मीथेन जो रिलीज हो रहा है उसको रिड्यूस कर दिया। वही डिस्कशन इस बार बेलम के अंदर में हुआ है, ब्राजील के अंदर में। इस फ्रेमवर्क में यह बात किया गया है कि भाई इसी प्रकार की स्ट्रेटेजीज को अपनाओ। एक तो वो स्ट्रेटेजीज जो वाटर पे इंपैक्ट डाल रही हैं, उसमें सुधार की जरूरत है। दूसरा, ये जो यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर से जो मीथेन रिलीज हो रहा है स्पेशल तौर पे, इसको भी यहां पर रिड्यूस करने की जरूरत है, ठीक। अब सुनो, दो मेजर सोर्सेज की जब बात आती है तो इसमें पहला मेन फोकस है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर सिस्टम। राइटर साहब कहते हैं कि देखो, जो पानी की कमी है ना, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है, तो इस पर थोड़ा जोर देना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी में इसको शामिल करना होगा, है ना। उसके अलावा ये जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इसको इंश्योर करना होगा, ये प्रोवाइड करवाना होगा, ये हमारी प्लानिंग में होना चाहिए। और उसके अलावा ये चीजें हमें ये भी दिखाते हैं कि 2047 तक हमारे पास में मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए, यानी वो सिस्टम होने चाहिए जो तुरंत हमको वार्निंग दे सके अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हमारे लिए बढ़ रही हैं। फिर ये कहते हैं 2030 तक जो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, यानी कि हमारा जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है स्पेशली, उसको लगातार इवैल्यूएट करना होगा, मूल्यांकन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए भारत क्या कर रहा है, तो भारत के पास में ढेर सारे एग्जिस्टिंग एफर्ट्स जो करंट समय पर हम लोग लगा रहे हैं। हुआ क्या एक्चुअली में, 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बनाया गया ताकि इंडिया के अंदर में जो वाटर मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। और भारत ने टारगेट रखा वाटर विजन 2047 का, कि हम दुनिया भर में क्लाइमेट एडेप्टेशन गोल्स को ऊपर में काम करेंगे, फोकस करेंगे कि भाई प्रॉपर मात्रा में वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो सके सभी जगह पर, वाटर पे कोई इंपैक्ट ना पड़े क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो भारत का एक एफर्ट है छोटा सा। फिर उसके अलावा कुछ मेजर प्रोग्राम्स इस एडिटोरियल के अंदर में डिस्कस करे गए। मेजर प्रोग्राम में एक प्रोग्राम डिस्कस किया गया है NAQUIM, अगेन प्रीलिम्स के लिए काम का है, ठीक है। तो इसमें यहां पे बात हो रही है नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम की। तो ये प्रोग्राम का मेन पर्पस है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो जमीन के नीचे पानी प्रेजेंट है, उन रिसोर्सेज की मैपिंग करना। और
इन एक्विफर, क्योंकि इन एक्विफर के अंदर में ही पानी स्टोर रहता है, तो उनका डेटा यहाँ पर क्रिएट करना, उस डेटा को अपनी वाटर पॉलिसी में ऐड करना कि भाई आप वाटर से संबंधित कुछ नई नीति बना रहे हैं तो उनका ग्राउंड वाटर को ध्यान में रखोगे। उसके अलावा इंडिया ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा शुरू किया, ठीक है, गंगा को साफ करने का, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सारे प्रोग्राम चलाए। तो राइटर साहब कहते हैं कि देखो सिचुएशन ये है कि इतने सारे प्रोग्राम हम लोगों ने चलाए, उसके बावजूद भी आज बहुत सारी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, ये है क्वेश्चन। तो इतना प्रोग्रेस होने के बाद भी यहां पर 3 मेजर रिस्क आपको देखने को मिलेंगे। पहला मेजर रिस्क है वाटर स्कैरसिटी। आज बहुत सारे रीजन में पानी की कमी है भारत में, ये मानना पड़ता है, और ज़्यादातर जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं भारत के अंदर में वो वाटर रिलेटेड ही हैं। आप देख पाओगे नॉर्थ ईस्ट में, असम वगैरह में हर साल बाढ़ देखने को मिलती है, अभी जून के महीने में तब देखने को मिलेगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, इंडिया में चैलेंजेस भी वाटर से ही रिलेटेड हैं और वाटर की कमी भी है बहुत सारी जगहों पे। तो दुनिया भर में जब भी डिस्कशन होता है तो उसमें हमारा मेन पर्पस है कि हम लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक एनुअली 2035 तक मूव कर सकें, और ये प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए वाटर रिलेटेड इनिशिएटिव्स को लेकर कि किस तरीके से हमें वाटर की प्रोटेक्शन करनी है, वाटर को लेकर क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोकना है, क्योंकि बिना प्रॉपर फंडिंग के आप कोई ज़्यादा बड़ी प्लानिंग कर नहीं पाओगे। फिर इंडिया के पास में आज बहुत बड़ा हाइड्रोलॉजिकल और मेटोलॉजिकल डेटा है, लेकिन डेटा होने के बावजूद भी हमारे पास में वो डेटा फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है। तो जो भी आप डेटा बना रहे हैं ग्राउंड रिसोर्सेज का या फिर वाटर का डेटा, उसको आप एआई सिस्टम के साथ में कंबाइन कीजिए, वेदर डेटा के साथ में कंबाइन कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, आप किस तरीके से रियल टाइम बेसिस पे आप अपने वाटर का मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। तो आर्टिकल में एट द लास्ट वे फॉरवर्ड राइटर साहब ने मेंशन किया है कि इंडिया को बेलम की वाटर पॉलिसीज को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। क्लाइमेट इंडिकेटर्स को सरकारी मिशन के अंदर में शामिल करो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करो, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो वाटर डेटा को सही तरीके से कलेक्ट करने के लिए, और अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करो ताकि वाटर संबंधित कोई समस्याएं आती हैं तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम पहले से ही आपको कह सकते हैं कि जगाएगा कि भाई यहाँ पर समय आ चुका है कोई इनिशिएटिव लेने का। सही तरीके से इंप्लीमेंट होता है देन इंडिया लीड कर सकता है दोस्तों इस वाटर रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने में। ठीक, क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया। बाकी ये रिवीजन पॉइंटर हैं छोटे छोटे। ग्लोबल इवेंट की आउटकम, मेन फोकस क्या है इस बार, जो ये ब्राज़ील के अंदर में जो बेलन प्रोग्राम हुआ है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग, इसमें इस बार जो मेन फोकस था वो था वॉश के ऊपर में, यानी वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर में ज़्यादा फोकस था कि भाई इन सब चीज़ों को अपनी क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रैटेजी में शामिल करो। हम क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे, ये बात तो कर रहे हैं, ज़रा ये भी देख लो कि क्लाइमेट चेंज का असर वाटर के ऊपर भी हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए उस पर थोड़ा सा विचार करो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर देना। प्रश्न यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मीथेन एमिशंस। इन तीनों में से बात हो रही है कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिससे मीथेन बहुत ज़्यादा एमिट होता है। ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इनमें से कौन कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी जिससे ढेर सारा मीथेन रिलीज होता है। पहला, राइस कल्टीवेशन इन फ्लडेड फील्ड्स, दूसरा एंट्रिक फर्मेंटेशन इन लाइव स्टॉक, तीसरा डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल मैन्योर। बताएं किस में से मीथेन रिलीज होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं।